नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के छठे अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। पिछले अध्याय में हमने आपको पृथ्वी के स्थल, जल और वायुमंडल के बारे में बताया था। इसमें हम पृथ्वी के स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी के स्थल मंडल के निर्माण में दो क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं और पृथ्वी की बाह्य क्रियाएं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार पृथ्वी में अनेक गतियां होती रहती हैं और जिनके कारण कई प्रकार से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और सैलें टूटती और बनती रहती हैं। उन्हीं के कारण पृथ्वी का बाह्य स्वरूप कहीं ऊंचा उठ जाता है तो वहां पर पर्वत बन जाते हैं, कहीं धंस जाता है तो वहां पर झीलें, नदियां, समुद्र बन जाते हैं। उसी प्रकार से बाह्य प्रक्रिया के में भी पृथ्वी का स्वरूप बनता भी है और बिगड़ता भी है। बिगड़ता कैसे है? बाढ़ आने से, भूकंप आने से और भूस्खलन होने से पृथ्वी की संरचना टूटती है तथा नदियों के द्वारा तथा हवाओं के द्वारा जब एक जगह से मिट्टी दूसरी जगह ले जाई जाती है और वहां पर नए स्थलों का निर्माण किया जाता है तो उससे पृथ्वी की आकृति बनती भी है। पृथ्वी को ऊपर से देखने में किस प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं, इसका एक बहुत अच्छा चित्रण किताब में किया गया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यह पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत श्रृंखलाएं इसलिए कहा गया है कि यह इस समुद्र तट से बहुत ऊंचाई पर है। इनमें देखिए बर्फ दिखाई दे रही है, ऊंची चोटियां हैं। इसकी कुछ कम ऊंचाई में और ऊपर से चपटे मेज की तरह ये पठार क्षेत्र है जो मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों से कम ऊंचाई वाले हैं तथा ऊपर से समतल है जिस पर खेती की जा सकती है और मानव का निवास सरल हो सकता है। इन पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदियां और पठारों से निकलने वाली नदियां हैं। चित्र के अनुसार यदि इस नदी को हम मुख्य नदी माने तो इसमें मिलने वाली दूसरी नदी को हम सहायक नदी मानते हैं। जब ये नदी इस जल को लेकर समुद्र के पास पहुंचती है तो वहां पर इसकी गति कम हो जाती है जिसके कारण से इसके द्वारा लाई गई मिट्टी पानी के बहाव के बीच में मिट्टी जमा हो जाती है जो डेल्टा कहलाती है और इन डेल्टाओं के कारण नदी का पानी का बहाव कई धाराओं में वितरिकाओं में बट जाता है। इसको हम वितरिका कहते हैं। जो अलग अलग धाराएं बन गई हैं नदी के जल की उनको हम वितरिका कहते हैं। और यह है नदी का मुहाना जहां पर नदी समुद्र से आकर मिलती है। दूसरी ओर पर्वतों एवं पठारी क्षेत्रों से आने वाले पानी के स्रोतों के द्वारा जब स्थल भाग के अंदर एक बड़ा पानी का स्थल बना दिया जाता है उसे झील कहते हैं। ये स्थल और समुद्र को मिलाने वाले किनारे या समुद्र तट कहलाते हैं। पृथ्वी के मुख्य भाग और समुद्र के अंदर स्थित प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो पानी से तीन ओर से घिरा होता है और एक ओर से मुख्य स्थल से भूमि से जुड़ा होता है। इस जुड़े हुए स्थान को स्थल संधि कहते हैं। यह है भूमि का एक छोटा टुकड़ा जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। इसे हम द्वीप कहते हैं। इस द्वीप और भूमि के टुकड़े के बीच में जल का स्थान है। यह जल का स्थान इस बड़े जल और छोटे जल को मिलाने का कार्य करता है। इसको हम जल संधि कहते हैं। इसी प्रकार की जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच भी स्थित है। ये मैदानी क्षेत्र है जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है और लगभग मेज की तरह सपाट है। यहाँ ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कुछ मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र को हम कहते हैं घाटी। इसी प्रकार की घाटियां उत्तराखंड में आप देख सकते हैं। विकास नगर से और ऋषिकेश हरिद्वार तक के बीच में मैदानी क्षेत्र है और उसके दोनों ओर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब बात आती है पर्वतों की। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वतों का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है और वह अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचाई पर होता है। यहाँ पर अक्सर ठंडी जलवायु पाई जाती है। कुछ पर्वत हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के अंदर हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। पर्वतों पर कठोर जलवायु होने के कारण वहाँ निवास करना कठिन होता है, इसलिए वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। वहाँ पर कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम होती है। पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ इसका एक उदाहरण इस चित्र में आप देख सकते हैं
यदि कागज को आप दोनों ओर से इस प्रकार से प्रेस करें, देखिए इस बालिका ने दोनों ओर से कागज को रखकर और दोनों ओर से इसको दबाया अंदर की ओर, तो कागज बीच से ऊपर उठ गया। इसी प्रकार से पृथ्वी के जब दोनों सिरों से आंतरिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी की सैलें एक दूसरे के पास आती हैं, तो बीच के जो नर्म हिस्सा उससे कम कठोर होता है, वह ऊपर की ओर उठता चला जाता है और इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण माना जाता है। ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। भूमि के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण जब भूमि में से ज्वालामुखी फूटता है, देखिए यहाँ पर ये देखिए भूमि के अंदर गतिविधियां हुई और भूमि के अंदर की वस्तुएं गर्म हो गई, वह भूमि की सतह को तोड़ते हुए ऊपर की ओर निकला। जब वह तेजी के साथ ऊपर की ओर निकलता है और बहुत सारा गर्म पदार्थ बाहर फेंकते हैं, तो इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसी प्रकार का पर्वत है यह ज्वालामुखी पर्वत, जो बहुत दिनों से शांत है और इसके ऊपर अब बर्फ भी गिर गई है। लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनमें से अक्सर लावा निकलता रहता है और उनके आसपास बहुत गर्म वातावरण बना रहता है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार अर्थात संग्रह इकट्ठा करने वाले होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। खेलों में जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। दूसरे हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है अर्थात ऊंचा होता है और ऊपर का हिस्सा इसका मेज के प्रकार से समतल होता है, जिस पर खेती की जा सकती है और बचा जा सकता है। भारत में दक्षिण का पठार पुराने पठारों में से एक पठार है और विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। पठारों में बहुत कीमती वस्तुएं निकलती हैं, जैसे अफ्रीका का पठार है, वहां पर सोने और हीरे की खानें हैं। भारत में भी छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज और बहुत कुछ भंडारण मिलता है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान बहुत समतल होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर उबड़ खाबड़ होते हैं। ये अधिकांश मैदान पर्वतों से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। सामान्यतः मैदानी क्षेत्र सभी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है और विश्व में जनसंख्या भी सबसे अधिक मैदानी क्षेत्रों में ही रहती है। बहुत से बड़े बड़े मैदान हैं, जिसमें भारत में सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का मैदान प्रमुख रूप से है। मैदान में चूंकि मकान बनाना आसान है, खेती करना आसान है, उद्योग धंधे लगाना आसान है, इसलिए वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों की कृषि का चित्रण दक्षिण भारत का ये चित्रण किया गया है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, तूफान का आना, बाढ़ का आना कई आकस्मिक घटनाओं को जन्म देते हैं और इस प्रकार से मानव का जीवन चलता रहता है। ये मैदानी क्षेत्र के बड़े बड़े खेत हैं, जिनमें बहुत दूर तक बड़े बड़े खेत दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी फसलें दिखाई देती हैं और उसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े गांव और बहुत बड़े बड़े शहर हमें मैदानी क्षेत्रों में बसे हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। स्थल स्वरूपों में मैदानी क्षेत्रों में जीवन आसान है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा, परंतु हम अपने स्थल स्वरूप को कई बार अपने कार्यों से ही बिगाड़ देते हैं। कई जगह कूड़ा करकट डाल के गंदगी डाल देते हैं, जहाँ पर रहना और दूसरी क्रियाएं करना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से नदियों में, तालाबों में भी हम गंदगी डाल देते हैं, वहां से पानी पीना मुश्किल। इस प्रकार से यदि हमें इस आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धन्यवाद।